देखो क्या होता है एएस नंबर 28 इन इम्पेयरमेंट ऑफ द एसेट्स। मतलब क्या होता है इम्पेयरमेंट का मतलब होता है कमाने की क्षमता कम हो गई होगी। ठीक है। और इंश्योर दैट नॉट मोर देन द रिकवरेबल अमाउंट। अगर कैरिंग वैल्यू तुम्हारे ज़्यादा है रिकवरेबल अमाउंट से, तो इसका मतलब क्या होता है कि तुम्हारा इम्पेयरमेंट लॉस हो रहा है। ठीक है। उसके बाद से क्या होता है कि पहला यूनिट आता है तुम्हारा इम्पेयरमेंट ऑफ द इंडिविजुअल एसेट्स और दूसरा इम्पेयरमेंट ऑफ द कैश। अगर मान लो कि बस है तो बस सिंगल एसेट्स है, वो सिंगल ही कैश जनरेट कर सकता है। लेकिन सेकंड पार्ट में जो इम्पेयरमेंट ऑफ कैश आता है उसमें तुम्हारा आ जाता है कि जैसे कैश जनरेटिंग यूनिट सी जी यू मतलब पिज़्ज़ा शॉप अकेले पैसा नहीं कमा सकता है। उसके लिए तुमको वर्कर चाहिए होगा, अलग अलग चीज़ें मंगवानी पड़ेगी, स्टाफ चाहिए होगा, ये सब चाहिए होगा। यह क्या होता है ये अप्लाई होगा तुम्हारा एस नंबर 28 इंटेंजिबल एसेट्स और पीपीई पे। इन एसेट्स पे तुम्हारा ये अप्लाई नहीं होगा। इन एसेट्स पे ये नहीं लगता है। ये कब लगता है? ये कब लगता है जब तुमको ना कुछ इंडिकेटर्स दिखाई देते हैं। तो इंडिकेटर्स क्या क्या हैं? इंडिकेटर्स ये जैसे ये हैं। एक्सटर्नल में क्या कहता है ऐसा कुछ दिखाई दे जिससे कि मार्केट वैल्यू तुम्हारी कम हो जाए, टेक्नोलॉजी आ गई जिसके की वजह से तुम्हारा सेल कम हो रहा है, और मतलब इंक्रीज़ इन इंटरेस्ट रेट्स हो, मतलब इंक्रीज़ हो गया इंटरेस्ट रेट्स, उसके वजह से तुम्हारा इम्पेयरमेंट लॉस हो सकता है। और कैरिंग अमाउंट इज़ मोर देन द मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट में प्राइस कम चल रही है और तुम्हारा कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है। मतलब तुम मान लो कि 8 लाख है, मतलब मिलना चाहिए लेकिन 7 लाख ही चल रही है मार्केट में। तो और इंटरनल सोर्सेज में क्या होता है ऑब्सोल्यूट हो जाए, सिग्निफिकेंट चेंजेस हो जाए, रीस्ट्रक्चरिंग, डिसकंटिन्यूइंग, और इंटरनल रिपोर्टिंग एविडेंस पुअर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बाय एसेट्स। तो ये इंडिकेटर है कि इम्पेयरमेंट हो रहा है। कुछ एसेट्स तो ऐसी होती हैं जिनको हर साल टेस्ट करना ही पड़ता है। जैसे कि यूज़फुल लाइफ कैलकुलेट नहीं हो पा रही है, 10 ईयर ले लेना है, हर साल इम्पेयरमेंट चेक होगा। इंटेंजिबल है, यूज़फुल लाइफ कैलकुलेट नहीं हो रहा है तो 10 साल ले लेना है। जैसे कि इंटेंजिबल विथ इंडेफिनिट यूज़फुल लाइफ, इंटेंजिबल नॉट येट अवेलेबल फॉर सेल, जैसे पेटेंट जो यूज़ नहीं, नॉट अवेलेबल फॉर से, नॉट अवेलेबल फॉर यूज़, जो अभी पेटेंट है लेकिन अभी यूज़ नहीं कर रहे उसको। गुडविल एक्वायर्ड इन कॉम्बिनेशन, गुडविल ड्यू टू द बिजनेस, मतलब जो है, तो इसको ना तुमको एनुअल टेस्ट करना पड़ता है इम्पेयरमेंट को। मान लो इंडिकेटर आ गया तो तुम क्या करोगे? इम्पेयरमेंट ए समझ, इंडिकेटर आ गया तो तुम सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले उसकी ना तुम ना कैरिंग अमाउंट निकालोगे। कैरिंग अमाउंट मतलब क्या होता है? उसकी बुक वैल्यू एक तरीके से। कैरिंग अमाउंट की मान लो कि ना बस कैश जनरेट कर रही है, 10 साल तक वो कैश जनरेट करेगी, कॉस्ट 10 लाख है तो 1 लाख डेप्रिसिएशन, और 31 मार्च 2020 को तुमको इंडिकेटर मिला है कि ना तुम्हारा इम्पेयरमेंट हो सकता है, तो वहाँ तक का तुम डेप्रिसिएशन निकाल लो। उसकी तुम फिर माइनस किए तुम उसमें से, तो 8 लाख तुम्हारी बुक वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद से तुमको क्या करना है, तो तुमको ना रिकवरेबल अमाउंट एक निकालना पड़ता है। तो रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकलती है? वैल्यू इन यूज्ड। ठीक है, या तो वैल्यू इन यूज्ड और तुम्हारा नेट सेलिंग प्राइस, जो भी उसमें से क्या होगा हायर होगा, वही तुम्हारा क्या होता है वो होगा। ठीक है, वैल्यू इन यूज़ या नेट सेलिंग प्राइस। तो इसमें क्या होता है ना, नेट सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है? तो नेट सेलिंग प्राइस में से ना जो उसमें एक्सपेंसेस है ना उसमें तुम माइनस कर दो तो नेट सेलिंग प्राइस निकल जाता है। तो यहाँ पे तुम्हारा कैरिंग वैल्यू तो तुमको पता चल गया, और तुमको अब उसमें वैल्यू इन यूज़, वैल्यू इन यूज़ मतलब फ्यूचर में अगर कैश फ्लो जनरेट हो रहा है तो उसको प्रेजेंट वैल्यू में कर लोगे, तो ये है तुम्हारा वैल्यू इन यूज़। प्रेजेंट वैल्यू को तुम वैल्यू इन यूज़ भी बोलते हो। फिर उसके बाद नेट सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है? देखो, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस। तो वो बोल रहा है कि 1 लाख का तुम्हारा एक्सपेंसेस हो गया तो 6 लाख मिलेंगे, तो इन दोनों में से सबसे पहले हायर जो होगा वो तुम्हारा रिकवरेबल वैल्यू आएगा, और फिर उसके बाद से कैरिंग अमाउंट में से तुम रिकवरेबल वैल्यू माइनस कर दोगे तो तुम्हारा इम्पेयरमेंट लॉस आएगा। ठीक है, तो तुम इसमें से तुम इसमें माइनस कर दोगे जो भी हायर होता है तो ये है, तो इसमें इम्पेयरमेंट लॉस, तो ये इम्पेयरमेंट लॉस आ जाता है। ठीक है, इम्पेयरमेंट लॉस। और तुमको अगर रिकवरेबल कैरिंग अमाउंट निकालना है तो ये 8 लाख में से 50,000 को तुम क्या करोगे? माइनस कर दोगे।
अगर रिकवरेबल कैरिंग वैल्यू अमाउंट निकालनी है तो तुम ना कैरिंग वैल्यू में से तुम इम्पेयरमेंट लॉस को तुम माइनस कर दोगे तो आ जाएगी। अमाउंट ज़्यादा होती है और रिकवरेबल अमाउंट कम होती है तो वो इम्पेयरमेंट लॉस का वो इंडिकेटर रहता है। लॉस को डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन भी करते हैं। एक्सेस ऑफ कैरिंग अमाउंट ओवर द रिकवरेबल अमाउंट इज कॉल्ड इम्पेयरमेंट लॉस। ठीक है, देखो तुम रिकवरेबल अमाउंट निकालते हो, नेट सेलिंग प्राइस देखते हो ना, तो नेट सेलिंग प्राइस क्या होता है? नेट सेलिंग प्राइस तुम्हारा क्या होता है? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, एक्सपेक्टेड कॉस्ट जो भी, तो या फेयर वैल्यू या एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू सेल ऑफ द एसेट्स वी कैन आइडेंटिफाई। अगर फेयर वैल्यू कैन नॉट बी आइडेंटिफाई तो वैल्यू इन यूज़, क्योंकि वैल्यू इन यूज़ और नेट सेलिंग प्राइस दोनों हायर होता है, वही तुम्हारा इम्पेयरमेंट लॉस होता है। जो भी हायर होता है वही तुम्हारा क्या होता है? रिकवरेबल वैल्यू होता है, और तुम कैरिंग वैल्यू में से वो माइनस कर देते हो तब तुम्हारा इम्पेयरमेंट लॉस आता है। देखो क्या होता है फिर उसका, इम्पेयरमेंट लॉस तुमको पता है कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट होता है, तो इम्पेयरमेंट लॉस तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस में से चला जाता है। तो क्या होता है? इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, फिर ये प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाता है। लेकिन अगर तुम्हारा रिवैल्यूएशन हुआ है तो तुम्हारा वो चीज़ रिवैल्यूएशन रिजर्व में चला जाएगा, तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व में से कर माइनस करोगे, फिर उसके बाद जो बचा रहेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में से माइनस करोगे। वाला क्वेश्चन है तुम्हारा, ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये रिवैल्यूएशन रिजर्व पे 1 अप्रैल को तुम्हारे 7 करोड़ की था, यूज़फुल लाइफ 7 ईयर है, 1-1 करोड़ का लग रहा था और कोई रेसिडुअल वैल्यू नहीं है, और 1 अप्रैल 2024 को तुम्हारी वैल्यू, कैरिंग वैल्यू तुम्हारी 5.10 करोड़ आ रही। तो सबसे पहले इतना का तुम निकालोगे, तो तुम जब 31 मार्च 2014 का तक का मतलब 4 साल का तुम निकालोगे डेप्रिसिएशन, उसको माइनस करोगे 7 करोड़ में से। ठीक है, 4 साल का इतना आएगा डेप्रिसिएशन माइनस किए। अब तुम्हारे यहाँ पे कह रहा है कि 5.10 तुम्हारा वो कैरिंग वैल्यू आ रहा है, मतलब तुम्हारा क्या होता है? एक रिवैल्यूएशन हो गया, तो वो तुम्हारा रिवैल्यूएशन रिजर्व में चला जाएगा, क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो और जब इम्पेयरमेंट लॉस होगा तो सबसे पहले इसमें से सेटलमेंट होगा। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व क्या होता है? डेप्रिसिएशन अगर फुल्ली एडजस्टेड फ्रॉम दी P&L तो नो ट्रीटमेंट ऑफ द रिवैल्यूएशन रिजर्व। लेकिन अगर बोल रहा है डेप्रिसिएशन ऑफ रिवैल्यू एडजस्टेड हो रहा है, डेप्रिसिएशन फॉर रिवैल्यूएशन एडजस्टेड रिवैल्यूएशन रिजर्व, तो क्या करोगे? तो इसमें ये होता है, जो रिवैल्यूएशन रिजर्व आया है तो उसमें जो एडिशनल डेप्रिसिएशन लगा है, एडिशनल डेप्रिसिएशन, जैसे 4 साल का तुमको डेप्रिसिएशन लगना था 75,000 से लगना था, लेकिन अब इसकी वजह से 95,000, 20 साल का, तो 20 साल ज़्यादा एडिशनल डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो उस एडिशनल डेप्रिसिएशन को तुम ना रिवैल्यूएशन रिजर्व में से तुम सेट ऑफ करना है तुमको। तो यही ये वाला क्वेश्चन था। यहाँ पे लिखा रहा था फॉलोइंग पॉलिसी रिटन डाउन रिवैल्यूएशन सरप्लस बाय इंक्रीज द चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन रिजल्टिंग फ्रॉम द रिवैल्यूएशन। ठीक है, तो यहाँ तक तो तुम्हारा हो गया था 5.10 से। उसके बाद से बोल रहा है ना कि मार्च 2016 को ईयर एंड हो रहा है, तो मार्च 2016 मतलब फर्दर 2 ईयर और एक्सटेंड हुआ है, तो 2 साल में तो डिवाइडेड बाय 3 करोगे और 2 ईयर में ख़त्म कर देना है उसको। डेप्रिसिएशन फॉर 2 ईयर तुमको निकालना होगा। हो गया तो बचे हुए 3 साल हैं, और तुमको फोर्थ फॉर द ईयर इंडेड इंडिकेट कर रहा है इम्पेयरमेंट का, तो इसका इतना निकालना होगा। तो पहले तुमको 2 साल का, तो 2 साल का तुम निकाले हो तो तुम्हारा इतना आया है। ठीक है, फिर उसके बाद से तुम्हारा रिकवरेबल अमाउंट तुम्हारा दे रखा है। ठीक है, तो कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट इम्पेयरमेंट लॉस होता है, तो तुम्हारा इम्पेयरमेंट लॉस इतना आया है। लेकिन यहाँ पे बोला एडिशनल डेप्रिसिएशन तुम्हारा कितना लगा है। अगर नहीं होता तो तुम्हारा कितना लगता? 2 साल का डेप्रिसिएशन तुम्हारा 2 करोड़ लगता, लेकिन तुम्हारा लगा है एडिशनल डेप्रिसिएशन तुम्हारा 2.10। 3.4 लगना चाहिए 2 करोड़, क्योंकि 2 साल का 1-1 करोड़, 2 साल का तुम्हारा इतना लगा है, तो 1.40 एडिशनल डेप्रिसिएशन हुआ तुम्हारा 1.40। तो इसको तुम पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व में से सेट ऑफ करोगे, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व तुम्हारा कितना आ रहा था? 2.10 आ रहा था, उसमें से पहले तुम इतना सेट ऑफ किए। अब ये जो बचा हुआ है, अब वो तुम्हारा बचा हुआ रिवैल्यूएशन रिजर्व है, अब उसको तुम इम्पेयरमेंट लॉस को सेटलमेंट में लगाओगे।
तो इतना तुम इम्पेयरमेंट लॉस को सेट ऑफ कर लिए, बाकी का बचा हुआ अब तुम प्रॉफिट और लॉस में चला जाएगा तुम्हारा अकाउंट में। क्योंकि देखो इम्पेयर इतना तो तुम्हारा बचा हुआ है ना रिवैल्यूएशन रिजर्व, और रिवैल्यूएशन रिजर्व का एक ही काम होता है इम्पेयरमेंट लॉस को सेट ऑफ करना। तो इम्पेयरमेंट लॉस को तुम सेट ऑफ किए, तो बाकी का बचा हुआ उसको भी तो सेट ऑफ करना पड़ेगा, वो पीएनएल से करोगे। आगे जाके तुमको लगा कि तुम्हारा ना फेवरेबल मार्केट कंडीशन हो गया है, तो तुम इम्पेयरमेंट लॉस को रिवर्सल कर सकते हो। जैसे कि फेवरेबल हो गया है, तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लाइन हो गया है, मार्केट वैल्यू इंक्रीज़ हो गई है, या इंटरनल में तुम्हारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, कंपनी ने कैपिटल एंड एक्सपेंडिचर जिससे कि परफॉर्मेंस ऑफ एसेट बढ़ गया है। तो इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल कभी रिवर्स नहीं होता है। लेकिन रिवर्सल कैसे करोगे, तो रिवर्सल ये ऐसे होगा, इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्डेड अर्लियर, मान लो 1 लाख का इम्पेयरमेंट लॉस माइनस सेविंग इन डेप्रिसिएशन, 20,000 का सेविंग हो गई, तो उससे तुम क्या कर दोगे, हो जाएगा। जैसे मान लो कि तुम्हारा ये कॉस्ट ऑफ एसेट्स था यहाँ तक, फिर उसका डेप्रिसिएशन ये हो गया 5 लाख का, 1,50,000। और अगर तो तुम्हारा ये सब नहीं होता तो तुम्हारा नॉर्मल क्या कितना आता, नॉर्मल तुम्हारा 1,50,000, और ये 2 साल का 50,000 मना लो तो 1 लाख, तो नॉर्मल तुम्हारा 1 लाख, या तो और तुम्हारा यहाँ पे कैरिंग वैल्यू तुम्हारा 2 लाख आ रहा है, मतलब 2 लाख, और यहाँ पे रिकवरेबल अमाउंट, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो रहा है, एक्चुअल प्रॉफिट तुम्हारे कितने का हो रहा है, एक्चुअल प्रॉफिट तुम्हारा 50,000 का हो रहा है, ठीक है। तो वही बोलना है यहाँ पे कि मान लो इम्पेयरमेंट लॉस तुम्हारा कितना है, इम्पेयरमेंट लॉस ये तो रिकॉग्नाइज कैरिंग अमाउंट है, जो इम्पेयरमेंट लॉस को माइनस करने पे आता है। कैरिंग अमाउंट किस पे आता है, कैरिंग में से इम्पेयरमेंट लॉस को माइनस करोगे तो आता है ना। तो इम्पेयरमेंट लॉस 70,000 है। सेविंग कितना हो गया तुम्हारा, सेविंग इन डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन लाख, 2,00,000, 50,000 आता है, अब यहाँ पे 40,000 आ रहा है, तो डेप्रिसिएशन में से एक 20,000 हो गया ना, तो वहीं माइनस 20,000। फिर उसके बाद कैश जनरेटिंग यूनिट, मतलब अकेले काम नहीं कर सकते, डिपेंडेंट है। जैसे एक मशीन का रॉ मटेरियल लगता है, फिर वो दूसरे मशीन में जाता है, फिर वो गुड्स प्रोड्यूस करती है। तो सबसे पहले ना इसमें ओवरऑल निकाल लोगे, ओवरऑल तुम्हारा मिलेगा कि इतना है, इतना लॉस है, तो रिकवरेबल अमाउंट इतना निकाल लोगे। यहाँ पे वैल्यू इन यूज़ आ रहा है 934,900, ठीक है। और तुम्हारा अगर तुम इमीडिएटली सोल्ड करोगे तो 9 लाख, तो इन दोनों में से हायर लेते हो, और फिर कैरिंग अमाउंट में से तुम माइनस कर दोगे। तुम पहले ग्रुप में ले रहे हो, पूरा का पूरा ग्रुप में, तो इसमें से तुम क्या होते हो, कैरिंग अमाउंट को तुम जब माइनस कर दोगे, क्या करते हैं ये, इसमें से 934,900 को तुम जब माइनस कर दोगे तो तुम्हारा इम्पेयरमेंट लॉस आ जाएगा, और वो इम्पेयरमेंट लॉस को तुम कैरिंग अमाउंट के रेशियो में तुम डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, मतलब 4:6 में तुम डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे।